हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। सो पार्ट 1 में हमने हेनरी फ्योल के कुछ एक प्रिंसिपल्स करे थे, बाकी के हम आज खत्म करने वाले हैं, जिसके साथ हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हो जाएंगे एकदम समाप्त। हर चीज को डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा रही हूँ, कीवर्ड्स भी बताती हूँ, जहां पे एक्रोनियम जरूरी है वो भी बताती हूँ, एंड बेस्ट पॉसिबल तरीके से तुम्हें पूरी बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स हमारे चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं। पूरा साल पढ़ाएंगे, वन शॉट्स भी आएंगे बाद में, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, पेपर रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आएगा। तो तुम्हें बस एक ट्यूशन की तरह एक फुल्ली 100% भरोसा करके अपने एसआरसीसी वाले दीदी भैया के साथ पढ़ते जाना है पूरा साल, और तुम्हारे भी हमारी ही तरह अच्छे अच्छे मार्क्स उसके बाद स्कोर तुम कर पाओगे, ये गारंटी हमारी है। बस तुम्हें डेडिकेशन दिखाना है, फोकस दिखाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है ना। कंटेंट की कमी नहीं आएगी, ट्रस्ट तुम्हें करना है, ठीक है। बाकी तुम्हें नोट्स के लिए है, व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, हर चीज हमने दे रखी है। हर चीज के लिए फॉलो जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में जाओ, तुम्हारे नाम की आज की अटेंडेंस लगाओ, एंड आ जाओ, शुरू करते हैं लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। हमने अभी तक दो पार्ट्स कर लिए हैं, ये थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने किया था प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है, प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है। नेचर का एक्रोनियम क्या था, क्यूबिकल। सिग्निफिकेंस का एक्रोनियम क्या था, असम, ASSAMM, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने करे शुरू के 6-7 प्रिंसिपल्स, ठीक है। हेनरी फ्योल कौन थे, उन्होंने क्या किया था वो पढ़ा, उनके 6-7 प्रिंसिपल पढ़े हमने। पढ़ा हमारा डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा, ठीक है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, डिसिप्लिन पढ़ा, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। वो सारी चीजें पिछली क्लास तक हमने ये सारा कुछ कवर किया है, ठीक है। इसके बाद आज हमें शुरू करना है अगले से, जो कि है फेयर रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल। आज की क्लास में हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल कर देंगे समाप्त, ठीक है। शुरू करते हैं पहले से, जो कि है फेयर रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बात है। मतलब हेनरी फ्योल के जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, हेनरी फ्योल के जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। पूरी बिजनेस स्टडीज इजी टू अंडरस्टैंड है। बुक 1, बुक 2 में थोड़ा बहुत समझना होता है। बुक 1 इजी टू अंडरस्टैंड है, रट्टा मारना पड़ता है, कीवर्ड याद करने पड़ते हैं, एक्रोनियम बनाने पड़ते हैं, जो कि मैं बनवाती हूँ, ठीक है। एंड पेपरों के टाइम पे बहुत जबरदस्त कंटेंट हम लेकर आएंगे वैसे भी उसके बाद, ठीक है। बट यार उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना, शुरू शुरू से पूरा साल हमें पढ़ना है, शुरू से पूरा साल कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। 20 मिनट्स की वीडियो डालती हूँ, सिर्फ 20 मिनट्स की, सो दैट तुम एक दिन में 20 मिनट पढ़ो। उतना किया, उतना रिवाइज किया, वो रीड किया, वो याद किया, खत्म खत्म, ठीक है ना। ये मिस मत किया करो, ठीक है, पूरी सीरीज को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फेयर रेम्यूनरेशन का क्या मतलब है। फेयर मतलब ठीक ठाक, सही, है ना। और रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, तुम जो भी पैसा, रेम्यूनरेशन का बेसिक मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जो भी तुम रिटर्न में अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो। बेसिकली क्या देते हो, पैसा, सैलरी, वेजेस, जो तुम अपने एम्प्लॉइज को देते हो उनके काम के बदले में, जो काम एम्प्लॉइज ने किया उसके बदले में जो तुम पैसा देते हो। कहते हैं कि तुम्हें अपने एम्प्लॉइज को फेयर पैसा देना है, उनका ना हक नहीं मारना। किसी से काम करा लिया, उसको पैसा नहीं दिया, या उसको बहुत कम पैसा दिया, क्योंकि एम्प्लॉय बेचारा गरीब है, एम्प्लॉय को कहीं नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो तुम्हारे पास सस्ते में भी काम करने को तैयार हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तू बिल्कुल एम्प्लॉय का खून चूस लेगा, बिल्कुल एम्प्लॉय से दिन रात काम कराएगा और पैसा भी नहीं अच्छा देगा। ये मतलब नहीं है। तुम्हें एम्प्लॉय को उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग, उसके स्किल सेट के अकॉर्डिंग, उसने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग सही पैसा देना पड़ेगा, किसी का हक नहीं मारना, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि सही पैसा है, सही पैसा कितना है। सही पैसा वो हो सकता है जिससे एक तो ना उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, छोटे शहर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से थोड़ा कम पैसा, बड़े शहर में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बड़े शहर में महंगा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, बेसिक भी। और दूसरा, तुम्हारे कॉम्पिटिटर कितना पैसा दे रहे हैं सेम काम करवाने का। अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर सेम काम का 10,000 दे रहे हैं, तुम्हें भी 10,000 देना चाहिए। तुम कम पैसों में काम मत कराओ, तुम्हें कॉम्पिटिटर जितना पैसा तुम्हारे किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं सेम काम के लिए, उतना तुम भी दो, ठीक है। ठीक है, ये कहता है फेयर रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल, ठीक है। अब मेरे साथ रीड करो, पॉलिसी हमारी क्या है, तुम मेरे साथ रीड आउट करोगे हर एक डेफिनेशन, ठीक है। बोलो, द एम्प्लॉई शुड बी पेड फेयर वेजेस, ठीक है, विच शुड गिव देम एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इतना तो पैसा देना पड़ेगा। आगे पढ़ो,
It should be within the paying capacity of the company and the capability of the employee. It decide the most reasonable method of calculating the wages. कहते हैं सही मेथड डिसाइड कर लो, ठीक है, और वो तुम्हारी कैपेसिटी में भी हो, एम्प्लॉय के काम के हिसाब से भी हो, और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन हो जाए, और तुम्हारे कॉम्पिटिटर जो दे रहे हैं उतना दे दो, ठीक है। आगे चले, अगला है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, सारी की सारी पावर सिर्फ उसके पास है, एरो जो होता है अंदर को होता है, ये है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, ये सारे एरोज बाहर को होते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो है सारी पावर्स बाहर को दे देती है, सारी पावर्स बाहर को दे देती है। इसके अंदर क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय को, हर एक एम्प्लॉय को हर एक छोटे छोटे डिसीजन के लिए, हर एक छोटे छोटे डिसीजन के लिए अंदर जाना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा, सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, सर क्या मैं वैसा कर सकता हूँ, सर क्या मैं थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूं एम्प्लॉय कस्टमर को, सर क्या मैं कस्टमर को ऐसा बोल दूं, सर क्या मैं पानी पीने चला जाऊं, सर क्या मैं चाय ऑर्डर कर लूं, सर क्या इस एम्प्लॉय की छुट्टी का पैसा काट लूं। यार ये बहुत बेसिक बातें हैं भाई, चाय ऑर्डर करना, छुट्टी का पैसा काटना बहुत छोटी चीजें होती हैं। इतनी इतनी सी बात के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकते तुम, अगर तुम्हारी कंपनी बड़ी है तो। लेकिन अगर कंपनी है ही छोटी सी, फिर तो भैया उसी को पूछोगे ना। पर अगर कंपनी बड़ी है तो तुम्हें करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें क्या होगा कि कुछ तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ तो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट रिलेटेड बातें हो गई, ओवरऑल कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान की बातें हो गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो रहेगी टॉप मैनेजमेंट के पास। पर जो डेली बेसिस की बातें हैं, एम्प्लॉय को छुट्टी दूं कि नहीं, कस्टमर को डिस्काउंट दूं कि नहीं, कस्टमर को ऐसा बोलूं कि नहीं, ये ऐसा करूं कि नहीं, वो जो छोटी मोटी डेली बेसिस की चीजें हैं, जो छोटी मोटी डेली बेसिस की चीजें हैं, वो बाहर वाले लोग, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के लोग अपने आप से उस पर डिसीजन ले सकते हैं। सारी पावर बाहर वालों को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को अपने अपने लेवल पे पावर दे दी गई है। डिसेंट्रलाइजेशन में यूजुअली जब कंपनी बड़ी होती है तो यही होता है, लेकिन छोटी कंपनीज में ये होता है। अच्छा, अब अगर सेंट्रलाइजेशन होगी तो क्या होगा कि जो सीनियर है, जो सीनियर है ये ओवरबर्डन हो जाएगा क्योंकि सारा बर्डन इस पे ही आ गया। जो जूनियर है ये बेचारा परेशान हो जाएगा क्योंकि ये इसके हाथ में कोई पावर ही नहीं है, इसको हर बात के लिए उधर पूछना पड़ता है, तो ये इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है, और ये दुखी रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा, जो सीनियर है उस पर बर्डन भी नहीं होगा, और जो जूनियर है उसके वो खुश रहेगा क्योंकि सारी पावर है उसके पास, अपने लेवल पे वो सारे डिसीजन ले सकता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि सारे डिसीजन एक ही इंसान ले रहा है, तो हम जो डिसीजन है उनको ट्रैक कर सकते हैं, सही डिसीजन लिए जा सकते हैं, ठीक है। और इस केस में ना हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं गलती किसकी थी, किसका क्या था क्या नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पता कर सकते हैं। पर इस केस में सबके पास ही पावर है, तो इस केस में अगर कोई गलती हो भी जाती है हम उसको ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कि किसने गलती करी, क्योंकि सबके पास ही पावर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार मिसयूज हो सकती है, कई बार गलतियां हो सकती हैं जो इस केस में नहीं होंगी, जो इस केस में नहीं होंगी, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर करना क्या चाहिए, क्योंकि इसके भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और इसके भी, तो करना क्या चाहिए, तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, एक वर्ड यहाँ पे आता है क्या वर्ड, अच्छा चलो मैं ही लिख देती हूँ भैया। हमें क्या करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए इफेक्टिव, हमें क्या करना चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। हमें इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए, जिसका क्या मतलब है, जिसका ये मतलब है कि जो डेली बेसिस के जो रूटीन वाली चीजें हैं उनको डिसेंट्रलाइज कर दो, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनको सेंट्रलाइज ही रखो, कि ना तो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज करो, ना तो पूरी तरह सेंट्रलाइज करो, तुम इसका एक मिक्स, एक बैलेंस बनाओ। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो सेंट्रलाइज कर दो, ताकि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही उसका काम कर पाए, डिसाइड कर पाए। पर जो रूटीन की छोटी मोटी चीजें वो डिसेंट्रलाइज कर दो, ताकि टॉप मैनेजमेंट का बर्डन भी कम हो जाए, एम्प्लॉय भी खुश हो जाए, ग्रोथ भी हो जाए, सब हो जाए, ठीक है जी। तो ये है हमारा पूरे का पूरा प्रिंसिपल, और इसका ये कीवर्ड है इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, जिसको याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलो जल्दी से पढ़ते हैं, बोलो मेरे साथ। सेंट्रलाइजेशन
decision making authority is retained by the higher management levels. It exists in smaller organization. ठीक है, पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अथॉरिटी एट द लोएस्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस विद इन देयर पावर्स एंड ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में होती है. ठीक है, सेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ हायर लेवल के पास है. डिसेंट्रलाइजेशन में लोएस्ट लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है वो पावर. ये छोटी कंपनी में, ये बड़ी कंपनी में. ठीक है, इसमें जो मैनेजर है उसके पास कम फ्रीडम है, इसमें पूरी फ्रीडम है भैया, सारी पावर सबके पास है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी. ठीक है, अगला अगला मेरे पास आता है स्केलर चेन. स्केलर चेन क्या होती है? स्केलर चेन क्या होती है? स्केलर चेन कुछ इस तरीके की दिखती है. स्केलर चेन कुछ इस तरीके की दिखती है. ये पूरी चेन है, ये पूरी चेन है. ये सबसे लोएस्ट लेवल है, ये सबसे टॉप लेवल है. ये जो इस साइड आप देख रहे हैं ये है डिपार्टमेंट नंबर 1 और जो इस साइड आप देख रहे हैं ये है डिपार्टमेंट नंबर 2. कहा जाता है कि अगर आप लेट्स से आप ये डी वाले लेवल पे आप एम्प्लॉयड हो, आप इस लेवल पे एम्प्लॉयड हो और आपको इस पूरी कंपनी में अगर किसी से भी बात करनी है तो आप बात कर ही नहीं सकते. आप अगर इस पोजीशन पे बैठे हो तो आप इस पूरी कंपनी में किसी से बात नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर 2 पीपल. आप या तो इससे बात कर सकते हो जो आपका इमीडिएट जूनियर है, या फिर आप इससे बात कर सकते हो जो आपका इमीडिएट सीनियर है. आप सिर्फ 2 ही लोगों से बात कर सकते हो, बतिया सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो और किसी से बात नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि मेरा अगर किसी दिन दिल किया तो मैं उठ के गई, मेरा अगर किसी दिन दिल किया तो मैं उठ के गई और सीधा जाके सीईओ की कुर्सी पे बैठ गई. आजा, आज तो हो ही जाए बातें, आज तो फेस टू फेस बात करूंगा. ऐसा नहीं कर सकते तुम. तुम्हारे पास पावर है या तो इससे बात कर लो या तो इससे बात कर लो, किसी भी तीसरे इंसान से बात करने की पावर तुम्हारे पास है ही नहीं. अच्छा जी, इसी को बोला गया है स्केलर चेन कि तुम एक लाइन में चलो, अपने सीनियर को बताओ या अपने जूनियर को बताओ, दैट्स इट. ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इसको बात करनी है दूसरे डिपार्टमेंट में, इसको बात करनी है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो ये वो भी नहीं कर सकता. ये अपने सीनियर को बताएगा, वो और ऊपर, वो और ऊपर. अब ये जो टॉप लेवल है अगर इसको सही लगा तो ये जाएगा और दूसरे डिपार्टमेंट को बताएगा, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में बात पूरी फैलेगी. ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम बोलोगे मैम यार ये तो बड़ी बेकार सी बात है, इमरजेंसी के केस में क्या होगा? तो इमरजेंसी के केस में हमने एक एक्सेप्शन निकाला जिसको बोला गया गैंग प्लैंक. और गैंग प्लैंक एक ब्रिज है, सिर्फ इमरजेंसी के केस में यूज होगा वरना नहीं किया जा सकता. पर इस गैंग प्लैंक के थ्रू भी तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम तो इस पोजीशन पे हो और दूसरे डिपार्टमेंट की हाईएस्ट पोजीशन से बात कर ली, ये दूसरे डिपार्टमेंट के इसको जाके डांट के आ गए, तुम ये नहीं कर सकते. तुम ये भी नहीं कर सकते, गैंग प्लैंक में भी ऐसा नहीं है कि दूसरे डिपार्टमेंट में किसी के भी पास जाके बैठ गए. दूसरे डिपार्टमेंट में सेम लेवल के एम्प्लॉय से बतिया सकते हो और किसी से नहीं बतिया सकते हो. ठीक है, ये पूरा है स्केलर चेन. स्केलर चेन ने क्या बोला कि भैया एक लाइन में चलो, एक लाइन में चलो, ऊपर नीचे अपने ही सीनियर जूनियर से बात कर सकते हो और किसी से नहीं. इमरजेंसी के केस में गैंग प्लैंक बनाओ, दूसरे डिपार्टमेंट के सेम लेवल वाले बंदे से बतिया सकते हो, दैट्स इट, और किसी से बतिया नहीं सकते हो. ठीक है, इसमें लोएस्ट लेवल पे होते हैं लोअर, है ना, टॉप लेवल पे होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, अब जल्दी से रीड कर लो भैया, रीड कर लो जल्दी से. So it is a chain of superiors ranging from the top management to the lowest ranks. There should be a clear line of authority from the top to the bottom linking all the managers at all the levels. ठीक है, गैंग प्लैंक भी रीड करो, ऊंचा ऊंचा बोलना है, आवाज पहुंचनी चाहिए मेरे तक. गैंग प्लैंक, subordinates may contact a superior or his superior in case of any emergency, disregard the hierarchy of control. However, the immediate superiors must be informed about the matter. हाँ, ये एक अच्छी बात बोली है कि भैया अगर तुम किसी और से जाके बतिया भी रहे हो इमरजेंसी के केस में, अगर मैं इससे जाके बतिया रही हूँ इमरजेंसी के केस में, तो मैं अपने सीनियर को तो बता के जाऊंगी कि सर मैं इससे बात करने जा रही हूँ क्योंकि इमरजेंसी है, यही इमरजेंसी है, इसलिए मैं इससे बात करने जा रही हूँ. अपने सीनियर को तो बताना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा सीनियर सोचेगा भाई इतना बड़ा हो गया, मेरे को बिना बताए निकल गया, ये तो भैया इसकी तो बड़ी, है ना, बड़े पर निकल आए हैं इसके तो अपने सीनियर को तो बताना ही पड़ेगा. ठीक है बात, ठीक है बात. ये हो गया हमारा स्केलर चेन, ये हो गया हमारा गैंग प्लैंक. तुम्हारे सामने है 2 सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2.
ये दोनों सवाल मैं नहीं बताऊँगी, ये दोनों सवाल का जवाब तुम बताओगे। मेबी आज वाली वीडियो से या पिछली वीडियो से ये क्वेश्चन हो सकते हैं, पर तुम्हें टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है? कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है, सिंपली यही बताना है। ये मैं बीच-बीच में इसलिए डालती हूँ ताकि जैसे ही कॉन्सेप्ट किया, यू अंडरस्टैंड कि भैया केस स्टडी कैसी आएगी, उसका आंसर क्या होगा। क्योंकि अभी ताज़ा-ताज़ा कीवर्ड बताए हैं, अभी ताज़ा-ताज़ा सब कराया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया। तो इसका देखो और अभी के अभी टाइम स्टैम्प लगा के मुझे आंसर करो इन द कमेंट सेक्शन। चलें आगे, चलें आगे। अगला है ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर तुमने कहाँ सुना है? मूवीज में सुना होगा ना, कोर्ट में होता है ना, जज साहब बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जज साहब बोलते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जज साहब बोलते हैं। ये वही ऑर्डर की बात हो रही है। तो कोर्ट के सीन में क्या होता है, कोर्ट के सीन में क्या होता है ना, जब सारे अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं, तूने ये कैसे किया, तूने वो कैसे किया। जब सारे चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं, फिर जज साहब आते हैं और जज साहब अपना हथौड़ा मारते हैं और बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये उसी की बात हो रही है। कहते हैं कि भैया तुम्हें ना एक सीट दी गई है, वो सीट इसलिए दी गई है क्योंकि तुम उस पे बैठोगे और तुम्हें उस सीट से उठ के इधर-उधर नहीं घूमना। तुम्हारी जो सीट है वहाँ पे चुपचाप बैठो, मुँह बंद करके बैठो, ऑर्डर में रहो, ठीक है? यही तो बोल रहे हैं जज साहब। तो इसमें यही बोला गया है कि भैया हर इंसान के लिए ना एक सही जगह बना दो और ऐसे ही हर सामान के लिए एक सही जगह बना दो। जैसे अगर पेन है तो पेन स्टैंड में जाएगा, है ना? बुक है तो बुक शेल्फ में जाएगी, लैपटॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक वाली जगह पे जाएगा, ठीक है ना? और ऐसे ही इंसान, अगर टीचर है तो टीचिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है ना? अगर एडिटर है तो एडिटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, सेल्स का बंदा है तो सेल्स के डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है ना? सो हर इंसान के लिए एक सही जॉब बनाओ, हर इंसान के लिए एक सही जॉब बनाओ और हर जॉब के लिए एक सही इंसान को ढूँढो। सिमिलरली हर चीज़ के लिए एक सही जगह बनाओ और हर चीज़ को उसकी सही जगह पे रखो। हर चीज़ को उसकी सही जगह पे रखो और हर चीज़ के लिए एक सही जगह भी बनाओ। सो 2 तरीके के ऑर्डर हैं, 2 तरीके के ऑर्डर हैं। एक तो ह्यूमन ऑर्डर, है ना? एक तो ह्यूमन ऑर्डर कि इंसानों के लिए सही जॉब बनाओ और अगर कोई जॉब बना दी है, तो उसपे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयी को लाके रिक्रूट करो। और दूसरा होता है मटीरियल ऑर्डर या फिजिकल ऑर्डर या मटीरियल ऑर्डर कि हर चीज़ के लिए ना एक सही जगह बनाओ और अगर जगह बना दी है, तो उस चीज़ को वहाँ लाके रखो। ठीक है? पढ़ो मेरे साथ अब। Employee should occupy that place wherein he or she can render the best possible service. ओए 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 पेन गिर गया, पेन गिर गया, पेन गिर गया। अच्छा, आगे पढ़ते हैं चलो। This would ensure effective utilization of the available resources in an organization. ठीक है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगी, बेसिक चीजें। पहले भी मैंने बोला है 2-3 चीजें तो लिखनी है। एक क्या कि इससे गोल पूरा हो जाएगा, इससे इफेक्टिवनेस आ जाएगी, इससे एफिशिएंसी आ जाएगी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ये 2-3 मेन कीवर्ड हैं जो हर जगह रिपीट कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है? अगला आता है इक्वालिटी। इक्विटी का मतलब तो इक्वालिटी है भैया। अगर तुम्हारा कोई सगा संबंधी भी तुम्हारी टीम में काम कर रहा है, तो भी उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना। किसी को जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। सबके साथ सेम एटीट्यूड करना है। क्यों? अगर सेम एटीट्यूड करोगे तो लोग खुश रहेंगे। वरना अगर तुम किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो बाकी सब क्या सोचेंगे कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी अच्छा बन जाऊँ, ये मुझे तो देखेगा भी नहीं, ये तो अपने उसी को देखेगा, ये तो अपने चेले को ही देखेगा, अपने चेले को ही प्रमोशन देगा, मैं तो कितना भी काम कर लूँ, मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर तुम डिस्क्रिमिनेट करोगे तो एम्प्लॉयी ऐसा सोचेगा। पर अगर तुम इक्वल रखोगे तो एम्प्लॉयी क्या सोचेगा, यार आज उसकी प्रमोशन हुई है, कल मेरी भी हो जाएगी। एम्प्लॉयी ऐसा सोचेगा और फिर एम्प्लॉयी हार्ड वर्क करेगा। ठीक है ना? सो इसलिए इक्वालिटी रखो, ठीक है? सो मैनेजमेंट को काइंड, फेयर, अनबायस्ड होना चाहिए। किसी भी तरीके की, किसी भी बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इससे जो एम्प्लॉयी है वो मोटिवेट होता है। इससे एम्प्लॉयी जो है इफेक्टिवली काम करता है, एफिशिएंटली काम करता है, टीम स्पिरिट की भावना इससे आती है लोगों के दिल में और इससे लोग अपने गोल पूरे कर पाते हैं। बेसिक बातें, ठीक है? ठीक है? अगला स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का क्या मतलब है कि अगर तुमने एक बार एक एम्प्लॉय को लाकर एक गद्दी पे बिठा दिया, एक गद्दी पे विराजमान कर दिया, उससे अब उसकी गद्दी मत छीनो बार-बार। अब उससे उसकी गद्दी मत छीनो बार-बार। ऐसा नहीं कि कभी उसको बोला जा दूसरे ऑफिस चला जा,
जा तीसरे ऑफिस चला जा, जा आज ब्रांच ऑफिस चला जा, आज हेड ऑफिस चला जा, आज सेल्स का काम कर दे, आज मार्केटिंग का कर दे, आज प्रोडक्शन में चला, फैक्ट्री में चला जा, आज परचेज में चला जा, आज टीचिंग भी कर दे, चल एक दिन टीचर एब्सेंट है तो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। या फिर अच्छा उसने एक छोटी सी गलती करी और तुमने निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। तुमने जब एम्प्लॉयी को रखा, तो तुम्हें उसमें बहुत टाइम लगा होगा, बहुत एफर्ट लगा होगा, ट्रेनिंग लगी होगी, तुम्हारा पैसा भी लगा होगा और एम्प्लॉयी को आके सेटल होने में टाइम भी लगा होगा। इसलिए एम्प्लॉयी को बार-बार ना इधर-उधर भेजो मत। वो जिस जगह पे आके सेटल हो गया है, फिट हो गया है, उसको वहीं पे अच्छे से काम करने दो। इससे काम अच्छे से होगा, एम्प्लॉयी मोटिवेट होगा, इफेक्टिव, एफिशिएंसी, गोल पूरा, इससे वो सारी चीज़ें हो जाएँगी। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? देखो, एम्प्लॉइज़ शुड नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम देयर पोज़ीशन फ्रीक्वेंटली, बार-बार मत करो। हाँ, 2 साल में चलो 1 बार किया तो फिर भी ठीक है, हर 2 महीने में बदल रहे हो, नहीं। एम्प्लॉयी बेचारा फिर नई जगह जाएगा, फिर नए लोग, नया काम, वो 2 महीने में तो सीखेगा काम, उतने में तुमने बदली कर दी। ऐसा मत करो। ऐसा मत करो, ठीक है? सो द पीरियड ऑफ सर्विस शुड बी फिक्स्ड। इट टेक्स टाइम फॉर एन एम्प्लॉय टू गेट यूज्ड टू द वर्क, ठीक है? दिस विल लीड टू इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन द वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज, है ना? फिर वही कॉमन चीजें आ गई, इससे गोल पूरा होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है? अगला है इनिशिएटिव, बड़ा ही सिंपल है। इनिशिएटिव का मतलब है कि तुम्हें ना सिर्फ अपना मुंह नहीं खोलना, सिर्फ अपने मुंह से बोलना नहीं है, तुम्हें अपने कानों से ना, कान कैसे बनता है, ऐसा ही कुछ बनता है ना? तुम्हें अपने कानों से ना एम्प्लॉइज़ की सुननी भी है। यार मेरा कान तो, कान में बाल ही डालेंगे पहले हम। हाँ, तुम्हें सिर्फ अपने मुँह से बोलना नहीं है, तुम्हें अपने कानों का इस्तेमाल करके एम्प्लॉइज़ की सुननी भी है। एम्प्लॉइज़ का भी मुँह है, उनको भी बोलने दो। एम्प्लॉइज़ का भी दिमाग है, उनको भी चलाने दो। तुम अकेले सारा दिमाग मत चलाओ। डियर मैनेजर, तुम अकेले मुँह मत चलाओ, तुम अकेले अपना दिमाग मत चलाओ। जो एम्प्लॉयी है ना, उसका भी मुँह है, उसका भी दिमाग है। उसको दिमाग चलाने दो, मुँह से बोलने दो, तुम सुनो। तुम सुनो कि वो क्या बोल रहा है, तुम सुनो कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है? तुम सुनो कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है? सो एम्प्लॉयी को फ्रीडम दे दो कि वो अपने आप से सोचे, अपने आप से एग्जीक्यूट करे प्लान को, ठीक है? अच्छा पढ़ो मेरे साथ। इट इज अ पावरफुल मोटिवेटर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Encouraging initiative is likely to motivate employees to work better and harder. But it does not mean going against the established practices of the company for the sake of being different. A good company should have an employee suggestion system whereby the initiatives or suggestions which result in the substantial cost and time reduction should be rewarded. सो एम्प्लॉय को धक्का मत करो कि मैं मेरी ही चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर ऐसा ना करे कि भैया ऐसा बोल दिया ना तो ऐसा ही करना है। कई बार बच्चों की भी सुन लो, कई बार बच्चे भी कुछ अच्छा बता देते हैं, है ना? माँ-बाप भी ऐसे ही करते हैं, माँ-बाप तो बोलते हैं मैंने ऐसा बोल दिया ना ऐसे ही होगा, मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है। भाई तुमने दुनिया देखी है, तुमने 1990 की दुनिया देखी है, आज 1990 चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। आज हमारे 2025 2020 के आगे मतलब कोविड के बाद तो भैया इतना ज़्यादा दुनिया बदल गई है कि भई हमारे हमारे माँ-बाप को नहीं है वो एक्सपीरियंस, है ना? ठीक है ना? उनको नहीं है वो एक्सपीरियंस, तो तुम अपने बच्चे को भी बोलने दो, तुम अपने एम्प्लॉयी को भी बोलने दो और उसको बोलो तुम भी अपना दिमाग चलाओ, तुम भी अपने आइडियाज़ बताओ कि हम इस काम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयी खुश होगा, एम्प्लॉयी मोटिवेट होगा और वो और अच्छे से काम करके देगा। आई ऑलवेज़ डू दिस। मैं कोई भी एम्प्लॉयी रखती हूँ, जैसे रिसेंटली एडिटर रखा है, तो मैं उसको शुरू में अपना सारा कुछ समझाती हूँ, अच्छे से सारा कुछ बताती हूँ और फिर मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। पर तुम्हें क्या लगता है तुम वो मुझे बताओ और तुम इसमें कैसे एडिशन कर सकते हो, इसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये अलग कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से तुम्हें क्या पता है, वो सब तुम इसमें ऐड करो और फिर मेरे को एक सैंपल बना के दिखाओ। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि भैया हाँ मेरी भी चल सकती है। तो लेकिन इतना भी नहीं कि मैंने मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ना साफ सुथरी सुशील वीडियो होनी चाहिए। उसने वीडियो में गाना लगा दिया रोमांटिक गाना, तो इनिशिएटिव के नाम पे मैं रोमांटिक गाना अपनी वीडियो में नहीं लगवाऊंगी, है ना? ऑब्वियस बात है, ठीक है ना? ठीक है जी, चलें आखिरी, आखिरी मेरा है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। 20 मिनट से ऊपर का हो गया टाइम, कोई बात नहीं। आखिरी है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का सिंपल मतलब होता है टीम स्पिरिट, ठीक है? कि तुम्हें अपनी टीम में ना टीम स्पिरिट बना के रखनी है। तुम्हें अपने एम्प्लॉयी को ना तुम्हें ऐसा नहीं करना कि काम सबने किया और सारा श्रेय तुम ले गए कि अरे मैंने अकेले नहीं किया है, टीम तो निकम्मी है, मैंने किया है सब कुछ।
अगली बार टीम सच में निकम्मी हो जाएगी और अगली बार टीम सच में कुछ नहीं करेगी। इसलिए ना चुपचाप टीम को क्रेडिट दे दो। ऐसा बोलो कि मेरी टीम ने और मैंने मिलके किया है। मेरी टीम ने अच्छे से काम किया, मेरी मदद की, ऐसा करो। तो इससे सारे जो टीम है, देखो आई को रिप्लेस करो वी के साथ। तो इससे पूरी की पूरी जो टीम है वो एनकरेज होगी और पूरी टीम आगे से और भी बेहतर काम करेगी। आगे से और भी बेहतर काम तुम्हारी टीम करेगी, ठीक है? So it means the spirit of loyalty and devotion to the group to which a person belongs. ठीक है? There should be cooperation and teamwork among the members of the organization. Management should promote teamwork, especially in the large organization, because otherwise objectives would be difficult to realize. ठीक है? A manager should replace I with we in all his conversations with the workers to encourage the team spirit. This will give rise to a spirit of mutual trust, belongingness among the team members. और इससे पेनल्टीज भी नहीं लगानी पड़ेंगी क्योंकि लोग वैसे ही अच्छे से काम कर देंगे। यहाँ पे 14 के 14 प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। 2-3 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे हैं, इनको पढ़ो, इनका जवाब दो। क्वेश्चन 3, 4, 5 कर लो। 2 पहले थे, है ना? इनको तुम क्वेश्चन 3, 4, 5 कर दो और पांचों क्वेश्चन का मुझे जवाब तुम्हारे नाम के साथ कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। तुम्हारे नाम के साथ पांचों क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पे एमसीक्यूज है बहुत सारे। इंस्टाग्राम पे भी हमने बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, यूट्यूब को तो भैया हर जगह जाके फॉलो कर लो क्योंकि फ्री में पढ़ा रहे हैं। लेकिन भैया मोटिवेशन तो हमें भी चाहिए, थोड़ा सा डोपामिन तो हमें भी चाहिए, है ना? तो भैया अच्छे से जाके फॉलो कर लेना, हर जगह सपोर्ट कर देना, कमेंट वगैरह में बताना कैसा लगता है पढ़ाना। डन लिख दिया करो कि भैया पूरा लेक्चर एंड तक सुना है। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ जहां पर हम FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।